हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे बिहार पीजीटी फिजिक्स टीआरई 2.0 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आज क्वेश्चन नंबर 111 से कंटिन्यू करेंगे। सो द क्वेश्चन इज अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई टैंक है, इसको फिल किया जाता है। ग्राउंड पे कोई मोटर लगा है एम, उसके द्वारा इसको फिल किया जाता है और फिल करने का जो टाइम है, मतलब फिल करने में जो टाइम लगता है, टी इज इक्वल टू कितना दिया है 15 मिनट्स। टैंक की जो वॉल्यूम है वो है 30 मीटर क्यूब और इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड, इसकी जो हाइट है वो है h इज इक्वल टू 40 मीटर्स एंड इफिशियंसी ऑफ द पंप इज 30%। इफिशियंसी है 30%। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, पी आउटपुट बाई पी इनपुट, और क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है पी इनपुट क्या होगा। तो समझते हैं इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या है यहाँ पे, कि पंप ने जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया उसका इसने वर्क डन सिर्फ 30% किया। मतलब कि जितना इसने कंज्यूम किया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, उसका सिर्फ 30% ही वर्क हुआ, बाकी वेस्ट हो गया। तो इफ इसे इनपुट पावर पूछ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इनपुट पावर क्या हो जाएगा हमारा, पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट बाई ईटा। और पी आउटपुट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पी क्या है हमारा, वर्क डन बाई टाइम लिख सकते हैं, और वर्क डन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं अपॉन टाइम। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या कैसे लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ का लिखना है, वाटर को यहाँ से उठा के यहाँ पे पहुंचाया है, तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी क्या, एम जी एच। और इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या थी हमारी, यहाँ पे हाइट जीरो था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल को फाइनल पोटेंशियल दैट इज एम जी एच, और इनिशियली ये जीरो था और अपॉन टी। तो पी नॉट हमें क्या मिला, एम जी एच बाई टी। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे हम एम जी एच अपॉन टी, और ये ईटा। अब सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो देखो एम, एम क्या होगा, वॉल्यूम गिवन है तो हम एम निकाल सकते हैं कैसे, 1 लीटर ऑफ वाटर को हम कितना लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब। मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब सॉरी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻³ लीटर हो गया। तो 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 30 इंटू 10⁻³ लीटर। और 1 लीटर पानी बराबर होता है 1 kg के, इसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻³ kg। ये हमारा क्या हो गया, मास हो गया। ठीक है, देखो ये तो है, इसको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखने का एक तरीका है, इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, वो मैं बताती हूँ कैसे इसको याद रख सकते हैं। सपोज कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है कितना, 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है। अब इसमें हम वाटर फिल करते हैं, ठीक है, इसमें हम वाटर फिल करते हैं। तो 1 मीटर क्यूब के कंटेनर को आप इमेजिन करो कि उसमें हम कितना वाटर फिल कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब के वाटर में हम 1000 लीटर पानी फिल कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, ये 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ऐसे आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि -3 होता है +3 होता है, ऐसे याद रखो कि 1 मीटर क्यूब का जो कंटेनर होगा उसमें हम 1000 लीटर पानी भर सकते हैं। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको याद रहेगा। तो हमें मास मिल गया, हम लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻³ kg। जी की वैल्यू ले लेंगे 9.8, और हाइट गिवन है हमारा 40 मीटर अपॉन टाइम कितना है 15 मिनट। तो 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड्स में हो जाएगा। और इफिशियंसी गिवन है हमारा 30%। 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30% का मतलब होता है 30/100, दिस इज इक्वल टू परसेंट को जब हटाते हैं तो वो डिवीजन में चला जाता है 100, तो हम लिख सकते हैं 30/100, तो 100 चला गया ऊपर। अब सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लेंगे, 30 से 30 कैंसिल हो गया, 0 से 0 हटा दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसको जो हम नियर नियर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखो एग्जैक्ट वैल्यू फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो कि ये सारे डिजिट्स सेम है, बस पॉइंट का फर्क है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ बस पॉइंट का फर्क है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन उतना ज़्यादा प्रिसाइज करने की जरूरत नहीं है, 9.8 को 10 मान लो और ऐसे कैलकुलेट कर लो। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी 43.57, 43.57 किलो वाट। तो ये हो गया क्या हमारा इनपुट पावर। जो मोटर है वो
इतना पावर कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम with velocity v is equals to 2.2 into 10 की power 6 meter per second with angle theta is equals to 30 degree. The mass of electron is 9 into 10 की power minus 31. The angular momentum of the electron would be angular momentum पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ कहीं न्यूक्लियस होगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो सी सर्कुलर ऑर्बिट में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल मूव करता है तो रेडियल वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बट इसने पता नहीं कैसे एंगल को 30 दे रखा है, तो अभी दे रखा है तो इसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे हम। किसी भी पॉइंट पे ले लो आप, हमेशा टेंजेंशियल होता है, वेलोसिटी टेंजेंट होता है और इसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, बट यहाँ 30 दिया है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, दैट इज आर क्रॉस पी इज एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम लिख सकते हैं आर इंटू एम वी साइन थीटा। और अब सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज यहाँ गिवन है। तो आर इज 0.53 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 मास इज गिवन 9 इंटू 10 की पावर -31, वेलोसिटी इज 2.2 इंटू 10 की पावर 6 और साइन थीटा की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से कैंसिल होगा ये 1.1, इसको कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी 5.27 इंटू 10 की पावर -35 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। वैल्यूज इसको कैलकुलेट करना, देखो सारी 10 की वैल्यूज पे एक साथ ऐड करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके 10 की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो और फिर ये जो वैल्यू है वो सब में सेम ही होता है। देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज सेम है, सिर्फ पॉइंट का फर्क है। तो बार बार बोल रही हूँ कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और नहीं, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। 5.27, अच्छा यहाँ पे -35 होना चाहिए था लेकिन 34 है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ द लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी आर नॉट चेंजिंग, मतलब लीनियर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ये क्या है, कांस्टेंट है। तो बोल रहा है द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फाइनाइट। तो क्या होगा, तो किसी भी बॉडी के, रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम होने का कंडीशन क्या होता है कि फॉर इक्विलिब्रियम इसके दो कंडीशंस होते हैं कि उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऑल्सो जो नेट टॉर्क होता है वो भी जीरो होना चाहिए, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो नेट फोर्स कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको डीपी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। अगर ये डीपी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट है, पी जो है वो कांस्टेंट है या फिर कंजर्व्ड है। ऐसे ही टाउ जो है या फिर टॉर्क जो है उसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज डीएल अपॉन डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। सो कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम होने की कि पी और एल, दैट इज लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होना चाहिए। क्वेश्चन में भी यही गिवन है कि अगर दोनों कांस्टेंट है तो क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द बॉटम ऑफ ए शिप इज मेड हेवी टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो शिप है उनका जो बॉटम होता है वो हेवी बनाया जाता है, क्यों। तो देखो, अगर शिप जो होता है इनका बॉटम अगर हेवी बनाएंगे तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, नीचे लाई करेगा। अगर बॉटम हेवी नहीं होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे ऊपर होगा। तो मान लो कि ये लेवल है, रेफरेंस लेवल है, ये वाटर का लेवल है ये, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है तो ये क्या होगा, ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जैसे ही अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा भी मूव करेगा, इसको ग्रेविटी अपनी ओर खींचेगी तो ये यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम ऊपर बना दे तो इतना ज्यादा वेरिएशन हो सकता है, इतना ज्यादा मोशन मूवमेंट हो सकता है। मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम जितना नीचे रखेंगे शिप उतना ही स्टेबल होगा,
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितना ऊपर करते जाएंगे हम, उस शिप जो है वो उतना ज़्यादा डगमगाएगा, उतना ज़्यादा इसका इस टाइप का डगमगाते रहेगा, ये उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो ग्रेविटी को नीचे रखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। तो यहाँ पे क्या है, द बॉटम ऑफ शिप इज मेड हेवी, कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट लो लेवल। दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल ऑन रोटेटिंग डिस्क हैज इनिशियल एंड फाइनल एंगुलर पोजीशंस। कोई पार्टिकल है, ये कोई रोटेटिंग डिस्क है जो कि रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस दिए हुए हैं पार्टिकल के। तो पूछ रहा है कि किस केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो पहला केस है हमारा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये एंगुलर पोजीशंस को लिख रहे हैं हम थीटा में। तो सपोज पहला केस में रेडियन यहाँ पे था पार्टिकल, और फिर फाइनल ये यहाँ चला गया, ये हमारा है ओ मान, मतलब ऑरिजिन मान लो। तो यहाँ से ये पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, पहले यहाँ था पार्टिकल, पार्टिकल पहले यहाँ था, अब ये यहाँ चला गया। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहला केस में हम लिख सकते हैं कि यहाँ ये सारे फाइनल है और ये इनिशियल है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे क्या है हमारा फाइनल पोजीशन 6, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 6 रेडियन माइनस माइनस 2 रेडियन। तो ये हमें कितनी वैल्यू मिल गई, 6 + 4 10। सेकेंड केस में क्या होगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस 4। तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस -8 + 4 दैट इज -4। एंड थर्ड है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 6। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हमें किस किस कौन से सिचुएशन में मिल रही है, इन दोनों केसेस में हमें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। तो आंसर क्या होगा कि ए वाले में तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, बी वाले में नेगेटिव मिल रहा है, तो ये सही होगा और ये सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I of a rigid body about an axis of rotation and rotational kinetic energy of a body rotating with uniform unit angular velocity about the axis is related as. Moment of inertia is I and rotational kinetic energy को लिखा है ke। तो इनके बीच का रिलेशन पूछ रहा है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी अगर लीनियर होता तो उसमें हम क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के केस में हम क्या लिखते हैं, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ क्या कंडीशन दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू 1 है, यूनिट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2ke इज इक्वल्स टू I। ये हो गया हमारा रिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, I इज इक्वल्स टू 2ke। नेक्स्ट इज an energy of 484 जूल इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील। कोई फ्लाई व्हील है, उसकी उस पर हम एनर्जी स्पेंड करते हैं कितना, E इज इक्वल्स टू 484 जूल्स एनर्जी लगाते हैं क्या करने के लिए, उसकी स्पीड को, फ्लाई व्हील की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया जाता है, 60 आरपीएम से 30 आरपीएम। मतलब पहला क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इनिशियली कितनी थी इसकी फ्रीक्वेंसी, 60 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको सेकंड्स में चेंज कर लो तो क्या मिलेगा हमें, 60/60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू 1 RPS। और ऐसे ही N2, इसको N1 से बढ़ा के N2 में किया तो N2 क्या है, 360 RPM। और इसको हम जब चेंज करेंगे सेकंड्स में तो हमें मिलेगा 360/60 दिस इज इक्वल्स टू 6 RPS रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो पूछ रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील। कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंस देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, इतनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया जा रहा है क्या, इसके रिवोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, मतलब स्पीड को बढ़ाने के लिए। स्पीड बढ़ेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल्स टू E and this is equals to half I omega square. Change in energy square and change in kinetic energy is equals to half I omega square, मतलब फाइनल माइनस 1/2 I ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, इनिशियल। तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 1/2 I, कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, और ये हो जाएगा मेरा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 I ओमेगा फाइनल कितना
लिख सकते हैं। ओमेगा को हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, तो ओमेगा फाइनल, अब इसका स्क्वायर है, देखो इसको लिखेंगे 2 पाई n1 का स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर है, तो और इसमें भी लिखेंगे क्या, 2 पाई n2 का स्क्वायर। तो हम फिर से इसको कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, कॉमन ले लो तो 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और n1 क्या था हमारा, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी n फाइनल था ना, ये फाइनल था, ये इनिशियल था, तो n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे कितना है e, और e हमारा है 484 जूल है, तो दिस इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज पुट कर दो आप, तो हमें मिल जाएगा, यहाँ 2 से 2 गया, और आई पूछा है हमें, तो आई इंटू 2i इंटू पाई का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो नियरली इक्वल्स टू 9 पॉइंट कुछ आएगा, जिसको 5 से ज़्यादा ही आएगा, 9.7 समथिंग कुछ आएगा, तो उसको हम 10 नियरली लिख सकते हैं। और एन एफ क्या था हमारा, फाइनल था हमारा एन एफ इज इक्वल्स टू 6 और एन इनिशियल था हमारा 1, दोनों का तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 माइनस 1, इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे 35, और ये सारी जब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे सब कुछ यहाँ पे है, सिर्फ हमें आई नहीं पता है, तो आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने पे 2 से, चलो 248 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 0.7, क्या है इसकी, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 0.7 केजी मीटर स्क्वायर, सो दिस इज द वैल्यू, और ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is a wheel has a constant angular acceleration of 3 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमारा 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ड्यूरिंग 40 सेकेंड्स, मतलब t इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 4 सेकेंड, इट टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 120 रेडियन, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 120 रेडियन, इट्स एंगुलर स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड पूछ रहा है इसका, ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, कि जब लीनियर होता था तो हम क्या लगाते थे, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं, तो यहाँ पे एंगुलर मोशन हो रहा है, तो रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसके प्लेस पे, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा टी स्क्वायर, सारी वैल्यूज को पुट कर दो और कैलकुलेट कर लो, तो थीटा हमारा क्या है 120 रेडियन, ओमेगा नॉट पूछ रखा है, टाइम हमारा 4 सेकेंड है, प्लस 1/2 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 और टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8, 8 3 24, 120 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, अब ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24, देखो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 96/24, सॉरी 4, और ये कैलकुलेट करने पे काम ही नहीं कर रहा है, इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 24 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया हमारा आंसर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Next question is the maximum and the minimum distances of a comet from sun are this and this. If the velocity nearest to the sun is this, then velocity farthest from the sun. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई कॉमेट है जो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, और सन से जो कॉमेट की डिस्टेंस है, नियरेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे कम वाला डिस्टेंस और सबसे ज्यादा वाला डिस्टेंस गिवन है, तो पूछ रहा है ऑल्सो नियरेस्ट डिस्टेंस पे उसकी जो वेलोसिटी है वो भी गिवन है 6 × 10⁴, तो फारदेस्ट डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हमने इलिप्टिकल ऑर्बिट ले लिया है, मान लो कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के 2 फोकस होते हैं, मतलब फोकाई होते हैं, दिस वन एंड दिस वन आर द 2 फोकस, किसी एक पॉइंट पे सन है, ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, और इससे सन से, मतलब इस पॉइंट से, इस फोकस से
यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर वाला डिस्टेंस ये होगा। तो चलो इसको बोलते हैं हम, सपोज ये वाला डिस्टेंस हमारा r1 है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा r2 है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज r1 और r2 की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। और ये हमारा हो गया ओरिजिन, यहाँ से इसको हम बोलते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस एंड ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमारा कहलाता है सेमी माइनर एक्सिस। इस पॉइंट पे जो इस वर्टेक्स पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है v1 इज इक्वल्स टू, ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये जो पॉइंट है, जो नियरेस्ट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पेरिजी। इसको हम बोलते हैं पेरिजी, या फिर ये क्या होता है, नियरेस्ट पॉइंट होता है, नियरेस्ट पॉइंट टू द सन, सन से सबसे नजदीक वाला पॉइंट ये होता है। ऐसा ही इसका ऑपोजिट ले ले अगर हम, तो ये जो है वो फारदेस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे दूर वाला डिस्टेंस ये है। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो होती है वो मिनिमम वेलोसिटी होती है। यहाँ पे वेलोसिटी हमने अगर v2 लिया तो v2 इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, v मिनिमम होता है। और इस पॉइंट का नाम होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एपोजी। ठीक है, ये फारदेस्ट पॉइंट होता है, पॉइंट होता है, और इसका नाम होता है एपोजी। एक और चीज कि सेंटर से, ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ से जो डिस्टेंस होता है फोकस का, फोकाई का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है सेंटर तक का, इसको मान लेते हैं हम c। ठीक है, तो c और a का जो रेशियो होता है, मतलब कि उसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। देखो, इसेंट्रिसिटी जो होता है वो होता है c बाई a, मतलब सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस और सेंटर से किसी एक वर्टेक्स का डिस्टेंस, इसको, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, किसी एक वर्टेक्स का डिस्टेंस, उसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यूज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट के लिए कैसी होती है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। E इक्वल्स टू 0 होता है किसके लिए, सर्कल के लिए। E की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करती है इलिप्स के लिए। ऑल्सो E की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 होती है किसके लिए, पैराबोला के लिए। ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी इलिप्स के लिए या पैराबोला के लिए। एंड E ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला के लिए। E ग्रेटर देन 1 किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। तो ये सारी चीजें इसेंट्रिसिटी हो गई, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, और कुछ कुछ बातें हम देख लेते हैं, जैसे कि r1 प्लस r2 जो होता है वो हमारा 2a के बराबर होता है, मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस और फारदेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और r1 और r2 को हम इसेंट्रिसिटी के से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो उसको हम लिखते हैं r1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस e और r2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस e। कैसे याद रखेंगे इसको, r1 छोटा वाला डिस्टेंस है तो 1 में हमने इसेंट्रिसिटी को माइनस कर दिया, r2 बड़ा वाला डिस्टेंस है तो 1 में हमने इसेंट्रिसिटी को ऐड कर दिया। तो ऐसे इन वैल्यूज को हम याद रख सकते हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। नाउ और कुछ चीजें, जैसे कि केपलर्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब कि केपलर्स लॉ क्या कहता है कि केपलर्स ने 3 लॉ दिए, केपलर्स ने हमें 3 लॉ दिए, और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या था कि जो फर्स्ट लॉ कहता है वो कहता है कि पाथ जो होगा वो कैसा होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा। कोई भी कॉमेट या प्लैनेट सन के अराउंड जो मूव करता है उसका जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल पाथ होगा, और सन किसी एक फोकाई पे होगा, सो द पाथ इज इलिप्टिकल। सेकेंड लॉ कहता है हमारा केपलर्स का कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल एरिया विल बी स्वेप्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब जो एरियल वेलोसिटी होगा कॉमेट का वो कांस्टेंट होगा, दैट इज dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू
कांस्टेंट होता है और वो उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है L/2m। अब L क्या है, यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, तो L/2m, और ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एंड थर्ड लॉ कहता है कि जो टाइम पीरियड होगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का किसी भी कॉमेट का या प्लैनेट का, वो क्या होगा, उसका स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर क्यूब। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है कि v मैक्सिमम जो है इफ द वेलोसिटी एट द नियरेस्ट टू द सन, मतलब हमें ये वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है और R1 और R2 की वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ पे v2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसमें केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे। और सेकंड ऑफ लॉ ऑफ मोशन से क्या पता चलेगा यहाँ पे हमें, इस वाले लॉ से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस जो एंगुलर मोमेंटम है L/2m जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो एल भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 2m मतलब 2 टाइम्स मास ऑफ क्या होता है, ये सन होता है। एल भी हमारा कांस्टेंट हो गया। नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे कि हमारा जैसे m तो कांस्टेंट है, मतलब सेम वैल्यू होगी। v1 r1 इज इक्वल्स टू m v2 r2, और यहां से हम लिख सकते हैं, दोनों साइड m कैंसिल हो गया, तो दिस इज v2 बाई v1 इज इक्वल्स टू क्या, r1 बाई r2, एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। ये रेशियो हमें काफी हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और इसी से अभी वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें v2 फाइंड करना है, तो हम इस इन दोनों इक्वालिटी को उठा लो, r1 v1 बाई r2। अब सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सारी वैल्यूज हमें गिवन है। r1 क्या है, नियरेस्ट पॉइंट, तो हम लिखेंगे r1 इज इक्वल्स टू कितना है हमारा, सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। दिस इज 7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 10 की पावर क्या है, 12। सो दिस इज 7 इंटू 10 की पावर 10 है, सॉरी, दिस इज 10। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे एक जीरो ले जाओ, तो 7 2 टाइम्स में 14 और 2 3 जा 6। जब इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, मतलब जो v, ये क्या है हमारा मिनिमम वैल्यू है, और ये हमें क्या मिलेगा, 3000 मीटर पर सेकेंड। इस वाले इक्वेशन को यूज करके हमने, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, वहां से आया था रिलेशन, तो यहां से हमने कैलकुलेट कर ली कि v2 की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू 3000 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, वेट अ सेकेंड। अब मास m ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, कोई बॉडी है m मास का, इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। इसका मास था कैपिटल M, और अब इसका मास जो है वो क्या है, दिस इज स्मॉल m, और इसमें से जो, और इसका मास क्या हो गया, कैपिटल M माइनस m, m में से जो मास घटाने के बाद जो मिला वो इसका मास है। तो पूछ रहा है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए कि इनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी टाइम्स इसका मास और इसका मास, तो हो जाएगा हमारा m इंटू एम माइनस m, और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। नाउ फोर्स का जब मैक्सिमम होने का क्या कंडीशन है कि इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल हमारे यहाँ पे क्या है, मास है, तो हम लिखेंगे df अपॉन dm शुड बी इक्वल्स टू कितना, 0। ये हमारा है एक्सट्रीमम होने का कंडीशन। तो हमें यहाँ हम इसको क्या करेंगे, फोर्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो वी विल गेट g टाइम्स, एक बार m
अपॉन आर स्क्वायर, और ब्रैकेट वालों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और प्लस जी अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम m को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हमें m माइनस m। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये हमें मिलेगा, ये दोनों कॉमन ले लो तो हमें क्या मिला, m प्लस कैपिटल M, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी ये वाला जो माइनस है वो माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस m, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हमें मिला m इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m, मतलब जो स्मॉल m की वैल्यू है वो कैपिटल M के आधा होना चाहिए, मतलब कैपिटल M by 2 शुड बी आंसर। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब अगर इस बड़े वाले मास को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल मासेस में डिवाइड करेंगे, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द ईयर अर्थ, हाउ फार इज सैटर्न फ्रॉम सन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सैटर्न जो है, मतलब जो शनि प्लैनेट है, उसका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के टाइम पीरियड से 29.5 टाइम्स ज्यादा है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न is 29.5 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। और जो डिस्टेंस है when the earth is 1.5, मतलब a अर्थ इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। तो सैटर्न का डिस्टेंस सन से कितना होगा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमें पता है कि केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। और ये सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, a इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन 2, मतलब कि नियरेस्ट वाला डिस्टेंस और फारदेस्ट वाला डिस्टेंस का एवरेज, मतलब सन और किसी भी जो प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसके बीच का एवरेज डिस्टेंस को बताता है a। ठीक है, ऐसे तो ये सेमी मेजर एक्सिस है, बट ये क्या है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन है, इसको यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि t ऑफ सन बाय t ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू सेमी मेजर एक्सिस या फिर डिस्टेंस ऑफ सन बाय सैटर्न बाय डिस्टेंस ऑफ अर्थ, और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका क्यूब। नाउ हमें निकालना क्या है, ए एस। तो ए एस इज इक्वल्स टू टी एस अपॉन टी ई की पावर इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/3, और ए वाई इधर से उठा के यहाँ ले आएंगे। अब सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो टी एस बाई टी क्या है हमारा क्वेश्चन में, ये यहाँ से टी एस बाई टी को इधर ले आएंगे तो 29.5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 29.5 और इसका पावर 2/3, और ए दिया हुआ हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं, 29 अगर ये 27 होता तो इसका क्यूब रूट हो जाता 3, और फिर जब इसका स्क्वायर करते तो हमें मिलता 9। तो इतनी की वैल्यू लगभग 9 के बराबर आती है, और 9 इंटू 1.5 इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी हमारी वो हो जाएगा 14.3 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम सन। दिस इज द आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 14.3 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्कल लॉ टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज एप्लीकेबल व्हेन। देखो यहाँ से पास्कल लॉ मतलब थर्मोडायनेमिक्स वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 122 तक सिर्फ मैकेनिक्स के क्वेश्चंस थे, जबकि पूरा का पूरा 10 यूनिट है, लेकिन अभी तक सिर्फ मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 50 क्वेश्चन। बीच में कोई क्वेश्चन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, और एक कोई और क्वेश्चन था, उसको अगर हटा दे तो लगभग 50 क्वेश्चन सिर्फ मैकेनिक्स से पूछे गए। तो इतना ज्यादा अनबैलेंस पेपर, तो कुछ कह नहीं सकते कि हाँ सिलेबस कैसे का क्या वेटेज है कौन सी यूनिट का। देखते हैं पास्कल्स लॉ टू कैलकुलेट द प्रेशर, बोल रहा है कि कब एप्लीकेबल होगा पास्कल्स लॉ, स्टैटिक में, डायनेमिक फ्लूइड में, या फिर स्टैटिक डायनेमिक दोनों में। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी जो एनक्लोज्ड लिक्विड होता है, सपोज यहाँ कोई हमने कोई कंटेनर लिया जिसमें लिक्विड है या फ्लूइड है, और इस पे कोई एक पिस्टन लगा है, तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर अप्लाई टू एनी एनक्लोज्ड लिक्विड ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब कि जब एनक्लोज लिक्विड में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर हमने कोई प्रेशर अप्लाई किया तो ये प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा, हर पॉइंट पे ये इक्वली ट्रांसमिट होगा। यही कहता है हमारा क्या, यही हमारा है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ के डेफिनेशन में ही क्या यूज कर रहे हैं हम, एनक्लोज्ड, मतलब कि
एनक्लोज्ड लिक्विड या फ्लूइड, इसका मतलब है कि ये क्या है, स्टैटिक है, ये मूवेबल नहीं है, डायनेमिक नहीं है। तो पास्कल्स लॉ जो है वह एप्लीकेबल होगा किसके लिए, स्टैटिक्स के लिए, स्टैटिक लिक्विड के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124 है द इक्वेशन विच गिव्स रिलेशन अमंग द टेम्परेचर मेजर्ड इन सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड रिमर स्केल्स कैन बी रिटन एज। तो दो स्केल के बीच में रिलेशन कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, कि कोई भी हो, दो या दो से अधिक हो। चलो हम ले लेते हैं, यहाँ 3 है, 4 भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले लो। चलो ये मान लो हमारा सेंटीग्रेड वाला स्केल है, ये फ़ारेनहाइट वाला है, ये आर वाला स्केल है, आर स्केल, जो जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो। एंड ये चलो मान लो केल्विन स्केल है, और भी ऐसे कोई और अलग स्केल होगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 212। ऐसे ही आर का हो जाता है 0, और ये होता है हमारा 80। तो केल्विन का पता है 273 केल्विन, और ये 373 केल्विन। तो ये आपस में कैसे इनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं हम वो देखते हैं। मान लो हमने कोई चूज किया सी, कोई पॉइंट चूज किया सी, दैट इज एफ इसमें, और ये आर, और यहाँ पे हो गया के। तो जो फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है वो होता है सी दिस अननोन माइनस द लोअर पॉइंट, मतलब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, दिस वन, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही इक्वल्स टू बराबर होगा ये एफ माइनस फ़ारेनहाइट वाला स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब लोवेस्ट वैल्यू और अपर पॉइंट। freezing point, and this is equals to R minus freezing point, boiling point minus freezing point. This is equals to Kelvin minus freezing point, boiling point minus freezing point. अब इसको हम लिख सकते हैं C माइनस, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100, और माइनस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। ऐसे ही फ़ारेनहाइट माइनस दिस इज 32, और ये इसका है 180, तो 180 माइनस 32 दैट इज इक्वल्स टू 180, and this is equals to R minus 0 upon 80 minus 0 is equals to 80. And this is equals to K minus 273, and 373 minus 273 is equals to 100. ये हो गया रिलेशन स्टैब्लिश हो गया हमारे, जब हम कन्वर्जन करेंगे सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, या फिर आर में, या फिर केल्विन में। ऐसे तो इस रिलेशन का ऐसे हम लिखते हैं। कोई भी स्केल के बीच में, दो स्केल्स के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन, ऐसे इन इक्वेशंस को करके हो सकता है, और इनको लिखने का तरीका बता दिया मैंने। तो करेक्ट ऑप्शन इज C/100 F minus 32, ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एन एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ, बोल रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो है 0.2 वोल्ट इन ए कॉइल व्हेन करंट इज इन इट इज चेंज्ड फ्रॉम +5 एम्पियर इन वन डायरेक्शन टू +5 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 2 सेकंड्स, 0.2 सेकंड्स। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा इसका कॉइल का। तो हमें पता है कि मान लो ये कोई कॉइल है और इससे करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें पता है कि जब भी करंट कॉइल में चेंज इन करंट होगा तो इट विल प्रोड्यूस्ड एन ईएमएफ। ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन रेट इन चेंज ऑफ करंट, मतलब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, दैट इज डी आई अपॉन डी टी। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो यहाँ एल आता है, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ई, एंड दिस एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ई हमारा गिवन है 0.2 इज इक्वल्स टू एल हमें फाइंड करना है, डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है, पहले बोल रहा है कि करंट जो है, मान लो पहले करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, और क्या कितनी थी वैल्यू उसकी, 5 एम्पियर, 5.0 एम्पियर, और फिर चेंज होकर क्या करता है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, डायरेक्शन उसका चेंज होता है, और वो हो जाता है अगेन 5.0 एम्पियर, बस डायरेक्शन चेंज होता है। तो मान लो हमने क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हमारा करंट कैसे चेंज होगा, क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस माइनस ऑफ 5, और टाइम कितना लगा हमारा 0.2, सो द वैल्यू इज 0.2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.04 इज इक्वल टू एल इंटू 10। यहाँ से वैल्यू आ गई 10 की, ये इधर गया, तो एल की वैल्यू हमें मिली 4 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, यूनिट है उसका, और दिस इज इक्वल टू 4 मिली हेनरी, इसको हम मिली लिख लेंगे, तो मिली हेनरी। सो दिस इज द वैल्यू। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 मिली हेनरी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर A is the correct option. Next है, a glass block has volume
15,000 सेंटीमीटर क्यूब। एक ग्लास ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 15,000 सेंटीमीटर क्यूब है। ऑन हीटिंग टेम्परेचर 20 to 45 डिग्री सेल्सियस, द चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट, और टेम्परेचर कितना से कहाँ तक जाता है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 45 फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 20 एंड दिस विल गिव 25 डिग्री सेल्सियस। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो ये जो वॉल्यूम्स गिवन है इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन is gamma is equals to fractional change in volume that is delta V by V upon change in temperature. Fractional change in volume per unit change in temperature is called volume expansion, coefficient of volume expansion. So this is gamma, और gamma अल्फा से कैसे रिलेट होता है, हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू गामा अपॉन 3। कैसे होता है ये कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और ये लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन मतलब 1 डिग्री में एक्सपेंशन, तो दिस इज अल्फा बाय 1। एरियल मतलब 2 डिग्री, 2 डायमेंशनल, सो बीटा बाय 2 एंड दिस इज 3 डायमेंशनल, सो गामा बाय 3। तो हम ये वाला रिलेशन उठा लेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू गामा अपॉन 3, और अल्फा इज इक्वल्स टू गामा क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी। सो डेल्टा वी क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 15,000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन चेंज इन टेम्परेचर क्या है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, और ये नीचे वाला 3 भी आ जाएगा यहाँ पे। देखो डेल्टा वी बाई वी जो होता है ये क्या है, यूनिटलेस होगा, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब जो दिया है इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 5 और ये 25, तो हो जाएगा 5 टाइम्स में 25, और फिर इसको सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद जो मिलेगी वैल्यू, वो वैल्यू मिलेगी हमें 4.4 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया हमारा अल्फा की वैल्यू, लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन की वैल्यू इतनी हो गई, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टॉप ऑफ वाटरफॉल एंड इट्स बॉटम रिमेन्स। वाटरफॉल से जब वाटर गिरता है तो उसके टेम्परेचर में बॉटम में क्या डिफरेंस हो सकता है। सपोज ये हमारा वाटरफॉल है, यहाँ से वाटर ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है और इसकी हाइट जो है वो ये हमारा लेवल है। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो वाटर आएगा उसके टेम्परेचर में क्या कोई डिफरेंस होगा, इक्वल होगा, डिफरेंट होगा, या फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। इस पॉइंट पे वाटर यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, तो हम इसको एज अ फ्री बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी। जैसे मैकेनिक्स में हम देखते हैं ना, फ्री फॉलिंग बॉडी में कोई पार्टिकल या फिर कोई बॉडी ऊपर से ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ वही कंडीशन है कि यहाँ से वाटर अर्थ के ग्रेविटी से नीचे की ओर गिरना स्टार्ट करता है। तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। ये इसकी हाइट है, अगर मान लो ये फॉल की हाइट है h, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी h, mgh, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। प्लस अगर यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो क्या होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी या वाटर की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जस्ट रीच करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। मतलब वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल्स टू √2gh होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा नॉन जीरो होगा। सो दिस विल बी हाफ mv²। नाउ अगर हम देखें तो इस पूरे सिस्टम में जो फोर्स वर्क कर रहा है दैट इज ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब भी किसी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है सिर्फ, तो उसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी यहाँ पे भी होगी। मतलब ये दोनों एनर्जी क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब इनिशियल और फाइनल जो हो गया हमारा इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं mgh प्लस 0, इनिशियल वाला कंडीशन, इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ mv²। मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी अब ये कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली जो थी कंडीशन में, ये फाइनल वाले काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व हो गई, कन्वर्ट हो गई। और अब क्या हुआ कि यहाँ पार्टिकल, यहाँ वाटर पहुंचने के बाद ये स्टॉप हो गया, तो फिर एनर्जी गई कहाँ। तो एक पूरे केस में क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर है वो पहले कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और देन ये कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा बॉटम में और टॉप में वो इक्वल नहीं होंगे, दैट इज डिफरेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। हुआ क्या इसमें कि जो पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और यही काइनेटिक एनर्जी फिर हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। सो थोड़ा टेम्परेचर उसमें डिफरेंस शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
When thermodynamic system undergoes physical change at constant pressure, such thermodynamic pressure is called. So thermodynamic pressure कंडीशंस क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास क्या 3 गैस लॉज हैं। जैसे हमारे पास 3 गैस लॉज हैं, क्या क्या है वो? पहला है हमारा चार्ल्स लॉ, ऐसा ही बॉयल्स लॉ, और एक थर्ड है हमारा गे-लुसाक लॉ। इन तीनों प्रोसेस में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में पी कांस्टेंट कर दो, बॉयल्स लॉ में टी कांस्टेंट कर दो, और यहाँ पे वी कांस्टेंट कर दो। अगर कंफ्यूजन होता हो तो कैसे याद रखेंगे इसको? क्या करेंगे, सबसे पहले बॉयल्स लॉ को बॉयल कर दो। ठीक है, तो बॉयल करने के लिए क्या लगा हमें? टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ चला गया टेम्परेचर के पास। चार्ल्स लॉ को कर दो प्रिंस चार्ल्स। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था अपनी किंगडम को संभालने का, और जो बचा उसको दे दो वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो इनकी वजह से जो फिर रिलेशन, और थर्ड एक हमारा पास एक और जो गैस इक्वेशन है वो क्या कहता है कि पी भी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। अब सारी कंडीशंस को इसमें पुट कर दे जाओ। फर्स्ट केस में अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो जिसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं उसको राइट साइड ले जाओ, तो हमें क्या मिलेगा? वी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर बाई पी। तो ये हमारा पूरा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से क्या मिला हमें कि चार्ल्स लॉ में वी अपॉन टी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगेन टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ऑलरेडी ये राइट साइड में है, तो एनआरटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया? पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे ही गे-लुसाक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम को इधर ले जाओ, टेम्परेचर को इधर ले जाओ, तो हमें क्या मिला? पी अपॉन टी इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी, दैट इज कांस्टेंट। तो ये 3 लॉज है हमारे पास गैस लॉज। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज फिजिकल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो प्रेशर जब कांस्टेंट होता है, पी अगर कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोबारिक। ये कहलाता है हमारा आइसोबारिक। क्यों? प्रेशर को हम बार में मेजर करते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम, तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर सेम है, मतलब कांस्टेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा आइसोबारिक बारिक प्रोसेस। ऐसा ही टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हम इसे बोलेंगे आइसोथर्मल। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे आइसोकोरिक। अगर हमारा हीट एक्सचेंज जीरो है, मतलब चेंज इन हीट अगर जीरो है, तो ये हो जाता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, और इसी को हम बोलते हैं आइसोएंट्रोपिक। इसी को हम आइसोएंट्रोपिक बोलते हैं क्योंकि इसमें चेंज इन एस जो है वो जीरो हो जाता है, मतलब एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। सो दिस इज कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक ऑल्सो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आइसोबारिक, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज 70 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। 2 मोल आइडियल गैस के का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट है वो 70 कैलोरीज है। और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है इंक्रीज? तो डेल्टा टी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 35 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। और आर हमारा गिवन है, आर इज इक्वल टू 2। कैलोरी में क्या गिवन है हमारा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 70 कैलोरी। जो हीट एक्सपेंड हो रहा है, जो हीट उसमें लग रहा है, यूज हो रहा है, वो 70 कैलोरी है। तो पूछ रहा है कि चेंज इन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन हीट इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, और ये क्या है, कब है? कांस्टेंट प्रेशर में। तो ऑल्सो एक और क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हम लिखते हैं? एन सी वी डेल्टा टी। तो यहां से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, तो पहले इस वाले इक्वेशन को यूज करके इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू सी पी बाई सी भी। ठीक है, मतलब गामा, ये क्या होता है हमारा? गामा होता है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे सीपी और सीबी को, कैसे निकालेंगे? तो इस वाले इक्वेशन को यूज करते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन को, कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, और यहाँ सारी वैल्यूज हमें पता है। डेल्टा क्यू हमारा 70, एन हमारा 2 है, सीपी हमें निकालना है, और डेल्टा टी जो है वो 5 है। दिस इज इक्वल टू सीपी क्या मिला यहाँ से हमें? सीपी इज इक्वल टू 5 टू 10, 10 और 0 कट गया, तो यहाँ मिल गया हमें 7।
ऐसे ही सीबी हम क्या निकालेंगे, सीबी क्या होता है, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल्स टू आर होता है। तो सीबी इज इक्वल्स टू आर प्लस, नहीं, सीपी माइनस आर मतलब 7 माइनस आर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मिला हमें 5। तो सीपी बाई सीबी क्या मिला हमें, सीपी बाई सीबी जो मिला हमें वो मिल गया हमें 7/5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स डेल्टा यू, और गामा की वैल्यू 7/5 और यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 70, दिस इज इंटू डेल्टा यू। तो ये कैंसिल हो गया 10 और इधर चल गया तो 50। तो हमें मिला डेल्टा यू की वैल्यू क्या मिली, मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 50 कैलोरीज। ये हो गया हमारा आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Option number B is the correct answer. Next is, in a process where after interchange of heat and work, the system restore its initial state is known as. Suppose कोई thermodynamic process हो रहा है, उसमें बोल रहा है कि सेवरल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होने के बाद जो सिस्टम है वो अपने इनिशियल कंडीशंस इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। मतलब कि कोई पहले यहाँ था सिस्टम ए में, उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करके वो किसी पॉइंट बी पे जाता है और फिर वापस से ये अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है। इस पॉइंट पे जो इसकी वैल्यूज थी, यहाँ पे थी अगर P1 V1, यहाँ पे अगर P2 V2 है, लेकिन सिस्टम वापस लौट के पॉइंट पी ए पे आ जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब अगर सिस्टम वापस से लौट के अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस के केस में जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या होता है, 0 होता है। हेंस इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्पेशल यूनिक फंक्शन होता है टेम्परेचर का। तो साइक्लिक प्रोसेस होता है इसमें, ऐसे केस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मतलब इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू क्या है, फाइनल स्टेट। देयर इज नो चेंज इन स्टेट, फाइनल स्टेट। नेक्स्ट इज, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।